हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। देखो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पॉलिटी वाला ही टॉपिक होगा। जो क्लासेस हमारी चल रही है पॉलिटी की, उसी पॉलिटी की क्लासेस को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो जिसने भी आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल से जुड़े हैं, पॉलिटी की काफी सारी क्लासेस मैंने करा दी हैं और हम जो अब डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी के अंदर वो चल रहा है आपका भारतीय संविधान का इतिहास। और इस भारतीय संविधान के इतिहास की मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी है। इससे पहले काफी कुछ पढ़ा चुका हूं मैं कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के अंदर। तो अभी हमने 2 वीडियो इसकी अपलोड की हैं भारतीय संविधान के इतिहास की, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और इसके अलावा 1781 और 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, इसको हमने डिस्कस किया था वीडियोस के अंदर। और 1786, ये 3-4 मैंने 4 एक्ट इसमें डिस्कस कर लिए। आज टॉपिक होगा, इसमें कंटिन्यू टॉपिक करेंगे, जो भी एक्ट है उनको कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सारी चीजों को कवर करेंगे। तो चलो आज का देखेंगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब तो कर ही लें। देखो आज हमारा टॉपिक होगा, उस चीज को आगे बढ़ाते हुए, वो होगा 1793 का चार्टर एक्ट। क्या होगा? 1793 का चार्टर एक्ट। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो चार्टर एक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि 1793 का जो चार्टर एक्ट था, एक्चुअल में उसमें क्या क्या था, क्या क्या प्रावधान थे ब्रिटिश सरकार की ओर से। देखो क्वेश्चंस यहाँ से आ ही जाता है एक ना एक, और जब भी क्वेश्चंस आता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं सारी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, सारी चीजों को अच्छे से कराऊंगा, जिससे कि आपको किसी तरीके की इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एक एक पॉइंट इसमें सारे पॉइंट को मैं डिस्कस करा दूंगा। तो चलो देखते हैं 1793 के चार्टर एक्ट में क्या क्या था। तो देखो 1793 के चार्टर एक्ट में सबसे पहले तो ये क्लियर कर दी गई बात कि भारत में अभी कंपनी का शासन जारी रहेगा। देखो मैं जो भी बोलूंगा आप उसको नोट डाउन जरूर कर लें बाद में। अभी तो आप वीडियो को देख लें, सेकंड टाइम जब वीडियो को देखें तो आप नोट डाउन कर लिया करो मेरे जितने भी पॉइंट में बोलता हूं, क्योंकि सारे पॉइंट मैं भी यहाँ पर नहीं लिखता हूं, काफी सारे पॉइंट में बोल के छोड़ देता हूं। तो पहला पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं कि इस एक्ट में एक तो ये था कि कंपनी का शासन जारी रहेगा अभी भारत के अंदर। पहली बात तो इसमें ये थी, मैं लिख देता हूं पॉइंट को कि कंपनी का शासन जारी रहेगा। इस एक्ट के तहत कंपनी का शासन जारी रहेगा, ये बात क्लियर कर दी गई, शासन जारी रहेगा। देखो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात थी इसके अंदर वो क्या थी, वो काफी इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आता है यहां से क्वेश्चंस। कंपनी के एकाधिकार को या व्यापारिक जो एकाधिकार था उसको 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। एकाधिकार को कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही थी और कंपनी की व्यापार पर भारत में मोनोपोली थी। मोनोपोली को बोलते हैं हिंदी में एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मैं आपको समझा देता हूं ये टर्मोलॉजी। जैसे आप मार्केट में जाते हो, एकाधिकार क्या है? मार्केट में आप गए और मार्केट में आपको सब्जी लेनी है, लेकिन काफी सब्जी वाले हैं, लेकिन उन सब्जी वालों पर किसी एक पर ही मान लेते हैं हम। जैसे मान लो ये सब्जी वाले बैठे हुए काफी सारे लोग, ये काफी सारे लोग सब्जी वाले बैठे हुए हैं, मैं इस तरीके से बोल देता हूं। लेकिन किसी एक पर ही यहाँ पर आलू है, बाकी किसी के ऊपर आलू नहीं, किसी के पास आलू नहीं है। कोई सब्जी वाला आलू रखे ही नहीं है, बाकी एक के पास ही आलू है। अब आपको आलू की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करोगे? जाओगे और इससे आलू का रेट पूछोगे। इसने बोला कि भाई आलू का रेट 50 रुपए किलो है, और इसके पास आलू भी मान लेते हैं कि ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 किलो ही आलू है, इसके पास भी ज्यादा नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने रेट पूछे, पीछे से एक और कस्टमर आया, उसने भी आलू का पूछा, फिर एक और कस्टमर आया, उसने भी आलू का पूछा, फिर एक और आया, उसने भी पूछा। आलू है 5 किलो, ये बोला भाई 50 रुपए किलो में दे रहा हूं। पीछे वाला बोला नहीं भाई मैं 60 रुपए किलो के रेट दे दूंगा, आप मुझे दे दो। उसके पीछे वाला बोला नहीं भाई मैं 70 रुपए किलो के रेट दे दूंगा, आप मुझे दे दो। उससे पीछे वाला बोला नहीं भाई मैं 100 रुपए किलो के रेट दे दूंगा, आप मुझे दे दो। तो दुकान वाला क्या करेगा? दुकान वाला क्या करेगा भाई, जो 100 रुपए किलो वाला है उसे दे देगा अपने 5 किलो आलू। क्योंकि वजह क्या है कि मार्केट में किसी के पास वो चीज अवेलेबल है ही नहीं है। मार्केट में सिर्फ आलू के ऊपर एक दुकानदार की मोनोपोली है, उसी के पास मिलेंगे आपको। तो जो चीज एक ही जगह एक ही व्यक्ति का जिस पर अधिकार हो
और जहां पर चाहे वो शासन की व्यवस्था हो, चाहे मार्केट पॉलिसीज हो, चाहे कुछ भी हो, उसको हम मोनोपोली के रूप में लेते हैं। तो अभी यहाँ पर जो व्यापार हो रहा था भारत के अंदर, उस व्यापार के ऊपर जो मोनोपोली थी दोस्तों, वो किसकी थी? ब्रिटिश कंपनी की थी, सॉरी कंपनी की मोनोपोली थी। और इस मोनोपोली को, इस व्यापारिक अधिकार को अभी 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया इन्होंने 20 सालों के लिए बढ़ाया। लेकिन दूसरी तरफ क्या था कि ब्रिटेन के अंदर, दूसरी तरफ यह था कि ब्रिटेन के अंदर इस एकाधिकार को खत्म करने की मांग उठने लगी थी कि कंपनी का जो एकाधिकार है इसको समाप्त कर दिया जाए। ये ऐसी मांग वहां पर उठने लगी थी। तो ये नोट डाउन कर लो ये पॉइंट। इसके अलावा और क्या हुआ दोस्तों इस एक्ट के तहत? इस एक्ट के तहत यहां पर यह हुआ कि जो कंपनी का डायरेक्टर था, कंपनी के डायरेक्टर जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, उनका जो लाभांश था, लाभांश को आप यहां पर ले सकते हो दोस्तों महंगाई भत्ते के रूप में, उसमें 10% की बढ़ोतरी करने की स्वीकृति दे दी गई कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनका जो लाभांश है, उनके जो वेतन भत्ते हैं, उनके जो महंगाई भत्ते हैं, उसमें कितने की बढ़ोतरी कर दी जाए? 10% की बढ़ोतरी कर दी जाए। इस बात की इन्होंने अनुमति दे दी। देखो इस एक्ट से एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई थी कि इस एक्ट से बात ये क्लियर हो गई साफ कि जो राजनीति है, राजनीतिक प्रशासन है, राजनीतिक प्रशासन है, वो स्वतंत्र रूप से कंपनी के पास नहीं है। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ रहे थे कि जो कंपनी आई थी वो सारी चीजों को स्वतंत्र रूप से कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे एक्ट बनते चले गए, कंपनी से वो सारी चीजें धीरे धीरे छिनती चली आ रही हैं। तो जो राजनीतिक प्रशासन था वो यहां पर स्वतंत्र रूप से कंपनी के पास नहीं था। एक्चुअल में जो राजनीतिक प्रशासन था वो ब्रिटिश सरकार के अधीन था, और जो कंपनी थी वो ब्रिटिश सरकार की रिप्रेजेंटेटिव थी। आप क्या बोलोगे? जो कंपनी थी वो ब्रिटिश सरकार की रिप्रेजेंटेटिव थी, इसलिए राजनीतिक जो प्रशासन था वो कंपनी कर तो रही थी, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर नहीं करती थी, उसे ब्रिटिश सरकार के अंडर करती थी। तो एक बार ये बात रखना कि यहां पर राजनीतिक जो प्रशासन था कंपनी का वो स्वतंत्र रूप से नहीं था। एक पॉइंट ये नोट करोगे। आगे इसमें एक पॉइंट ये नोट करोगे दोस्तों कि जो कंपनी के गवर्नर जनरल थे और उसकी जो परिषद थी, ये भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे और उनकी जो परिषद थी, उनके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन बनाई गई कि जनरल गवर्नर कौन बन सकता है और परिषद का सदस्य कौन बन सकता है। बोला गया कि जिस व्यक्ति को भारत में 12 साल रहने का अनुभव होगा, जिस व्यक्ति को भारत में 12 साल रहने का अनुभव होगा, वही व्यक्ति या तो गवर्नर जनरल बन सकता है या परिषद का सदस्य बन सकता है, अदरवाइज कोई और नहीं बनेगा। तो मैंने कितना बोला भाई? 12 साल भारत में रहने का अनुभव हो। कितने साल? 12 साल भारत में रहने का अनुभव जिसे होगा वही जनरल गवर्नर या परिषद का सदस्य बन सकता है। तो एक ये काफी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर थी, तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लोगे फटाफट से। इसके अलावा देखोगे एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह थी कि जो प्रधान सेनापति था, प्रधान सेनापति बोलते हैं दोस्तों आप लोग, इसे सेना प्रमुख बोल सकते हो। प्रधान सेनापति था वो गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं था। क्या बोला भाई? कि जो प्रधान सेनापति था वो गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं होगा। रिपीट कर रहा हूं मैं एक और बार कि प्रधान सेनापति गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं होगा जब तक कि उसे कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल से नियुक्ति ना मिल जाए। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो प्रधान सेनापति है वो गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल से नियुक्ति ना मिल जाए या अनुमति ना मिल जाए। तो ये वाला पॉइंट यहां पर आप नोट डाउन करोगे कि प्रधान सेनापति गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं होगा जब तक उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति ना मिल जाए। लेकिन पहले वो होता था,
पहले वाले एक्ट में वो होता था, लेकिन इस वाले एक्ट में ये प्रावधान किया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए बात इसमें बता दूं कि इससे पहले मैंने आपको 1786 का एक एक्ट पढ़ाया था, अधिनियम पढ़ाया था। एक्चुअल में पिट्स इंडिया एक्ट ही था ये भी। 1784 और 1786 दोनों को ही पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है। तो 1786 के एक्ट में आपको मैंने पढ़ाया था कि जो जनरल गवर्नर था उसके अधिकार काफी ज्यादा थे। 1786 के अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो जो गवर्नर जनरल था इसके जो अधिकार थे दोस्तों वो काफी ज्यादा थे, और ये अधिकार इस तरीके से भी थे इसके कि गवर्नर जनरल परिषद के द्वारा बनाए गए नियमों को निरस्त कर सकता था। मैंने बताया था या तो उन्हें निरस्त कर सकता था या लागू नहीं कर सकता था या लागू कर सकता था, ये उसके ऊपर डिपेंड करता था। मैंने बताया था आपको, ध्यान करो कि 1786 के अधिनियम में गवर्नर जनरल परिषद के द्वारा बनाए गए नियमों को निरस्त कर सकता था या उन्हें लागू भी नहीं कर सकता था या कर सकता था। लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट में इस बात को क्लियर कर दिया गया कि जो जनरल गवर्नर है उसकी क्या शक्तियां होंगी, उसको बिल्कुल स्पष्टीकरण इसके अंदर कर दिया गया। उसको बहुत ज्यादा अधिकार यहां पर नहीं दिए गए, कम किए गए। क्या बोला गया इस एक्ट के तहत कि जो जनरल गवर्नर है ये सिर्फ शांति, समझौता, सुरक्षा, व्यवस्था और अंग्रेजी क्षेत्रों के हितों के बारे में जो भी प्रावधान होगा उसमें ये चेंजेस कर सकता है या उसको अस्वीकृत कर सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि अगर परिषद शांति, समझौते, सुरक्षा, व्यवस्था या अंग्रेजी क्षेत्रों के हितों से संबंधित अंग्रेजी क्षेत्रों से रिलेटेड कोई कानून अगर परिषद बनाती है तो गवर्नर जनरल को अधिकार था या इस एक्ट में है कि गवर्नर जनरल इन सब को अगर उसको लगता है कि ठीक नहीं है तो इसको निरस्त कर सकता था, इस कानून को लागू नहीं करता। लेकिन क्या है यहां पर कि गवर्नर जनरल न्याय, विधि और कर से संबंधित कानून को निरस्त नहीं कर सकता था। मतलब जो जनरल गवर्नर था उस पर से न्याय, विधि, कर यहां पर ये कानून को निरस्त नहीं कर सकता था, ये अधिकार नहीं दिया गया। सिर्फ अधिकार क्या था, शांति, समझौता, सुरक्षा और व्यवस्था, इनसे रिलेटेड अगर कोई कानून परिषद बनाती है और वो गवर्नर जनरल को लगता है ठीक नहीं है तो वो उस कानून को निरस्त कर सकता था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1786 वाला जो मैं पॉइंट आपको डिस्कस कर रहा हूं, इस पॉइंट को आप लिख लोगे। इसके अलावा एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना आप कि जो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत एक प्रावधान ये किया गया कि जो कंपनी के कर्मचारी थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे, मैं रिपीट करूंगा इसको लिखते हुए, इस पॉइंट को मैं लिखते हुए रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना, ये पेपर में आता है, कई बार आ चुका है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये समझ में आए तो पीछे की वीडियो देखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारी, ऐसे लिख देना, कंपनी के कर्मचारी जो थे, इन सबको जो वेतन दिया जाने लगा वो कहां से दिया जाने लगा, भारतीय कोष से दिया जाने लगा। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपको हल्का लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको वेतन, उनको जो तनख्वाह थी अब वो भारतीय रेवेन्यू से जाने लगी, भारतीय कोष से जाने लगी। इसकी वजह क्या थी, ऐसा क्यों किया? देखो इससे पहले क्या था, इस एक्ट से पहले कि इन सबको जो वेतन मिलता था वो ब्रिटिश कोष से मिलता था, लेकिन इस एक्ट के तहत इन्होंने क्या बोला कि भारतीय कोष से इनको दिया जाएगा। इसकी वजह ये थी कि ये जो कर्मचारी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, ये बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी हो चुके थे, और भ्रष्टाचारी होने के पीछे लॉजिक ये था कि जो भारतीय कोष से इनको वेतन दिया जाता था, एक तो इनका वेतन बहुत कम था, दूसरा वो वेतन कभी भी इनको नियमित रूप से मिला ही नहीं, मतलब वो टाइम से वेतन ही नहीं मिला। एक बात बताओ यार, अगर मैं या आप ही जॉब कर रहे हैं
एक तो हमको वेतन कम मिले और वो वेतन भी हमें ठीक से ना मिले, टाइम पर ना मिले, डिले होता रहे महीनों महीनों, तो क्या होगा फिर? आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा। तो इसलिए ब्रिटिश जो कर्मचारी, जो कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचारी हो गए। तो इस सबको निपटाने के लिए, इसकी व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या किया गया कि वो जो वेतन था वो भारतीय कोष से दिया जाने लगा। मतलब यहां से वेतन इनको प्रॉपर मिलेगा और वेतन ज्यादा भी मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो एक ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट कर लेना है, पेपर में काफी आता है। इसके आगे देखोगे, कुछ लिखोगे भाई इसके आगे। करिए नोट। इसमें लिखना भाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के संचालन में भी कुछ बदलाव कर दिया गया। जो ये संचालित हो रहा था सदस्यों के रूप में, इसमें भी क्या कर दिया गया? बदलाव कर दिया गया। देखो, जब मैंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपको पढ़ाया था तो इसमें बताया था कि मैंने इसमें 6 सदस्य थे, जिसमें एक चांसलर होता था, एक सचिव होता था, 4 प्रिवी काउंसिल से होते थे, मैंने ये बताया था। लेकिन यहां पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के संचालन को चेंज किया गया और इसमें क्या रखा गया कि एक तो इसमें अध्यक्ष होगा। क्या होगा इसमें? एक तो अध्यक्ष होगा और 2 क्या होंगे? जूनियर सदस्य होंगे। क्या होंगे? जूनियर सदस्य होंगे। अब ये जूनियर जो सदस्य थे, इनके लिए एक बाध्यता इन्होंने खत्म कर दी कि जो जूनियर सदस्य हैं इनके लिए बिल्कुल भी मस्ट नहीं है, इनके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये प्रिवी काउंसिल के सदस्य हों। मैं रिपीट कर रहा हूं इस वाले पॉइंट को, काफी इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में एक अध्यक्ष होगा। 1793 के चार्टर एक्ट में दिया गया कि एक अध्यक्ष होगा और 2 जूनियर सदस्य होंगे। लेकिन इन जूनियर सदस्यों के लिए यह बाध्यता नहीं है कि वो प्रिवी काउंसिल के सदस्य होने चाहिए। अगर वो प्रिवी काउंसिल के सदस्य नहीं है तब भी उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य बनाया जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट को नोट करो फटाफट से। आगे लिखोगे इसमें, आगे लिखोगे कि एक पॉइंट इसमें यह और प्रावधान किया गया कि कंपनी के जितने भी खर्च हैं, कंपनी के सभी खर्चों के बाद, इस पॉइंट को लिख लेना, कंपनी के सभी खर्चों के बाद कंपनी को राजस्व में से, कंपनी को राजस्व में से सालाना 5 लाख रुपए, कितने? सालाना 5 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार को देने होंगे। एक प्रावधान यह किया गया कि कंपनी का जो भी रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू में जितना खर्च हो जाएगा, उस खर्चे में से जो बचेगा, उस रेवेन्यू में से 5 लाख रुपए सालाना कंपनी को ब्रिटिश सरकार को देने जरूरी है, ब्रिटिश सरकार को दिए जाएंगे। तो एक ये वाला प्रावधान इस एक्ट के तहत हुआ। और क्या प्रावधान हुए ये भी लिख लो फटाफट फटाफट, मैं रफ करता चला जा रहा हूं। देखना, एक नियम इसमें ये बनाया गया 1793 के चार्टर एक्ट में, अगर कंपनी का कोई वरिष्ठ अधिकारी, मैं लिख देता हूं कि कंपनी का कोई वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ बोलते हैं सीनियर ऑफिसर, वरिष्ठ अधिकारी बिना अनुमति के भारत से बाहर चला जाता है, भारत से बाहर चला जाता है, तो उसका कंपनी से इस्तीफा मांगा जाएगा। भाई रूल्स बना दिया कि कंपनी के अंदर जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं, अगर कोई अधिकारी बिना परमिशन लिए भारत से बाहर चला जाएगा तो उस अधिकारी का कंपनी से रिजाइन लेटर माना जाएगा, वो दोबारा उस कंपनी में जॉब नहीं कर सकता है। तो ये प्रावधान किया गया। इसके अलावा एक प्रावधान ये भी किया गया इसमें कि कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए, इसमें लिख लेना, कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए व्यक्तियों और कर्मचारियों
को लाइसेंस देने का अधिकार मिल गया। लाइसेंस देने का अधिकार मिल गया। देखो ये एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है मुझे और मैंने तो ये देखा है कि जो एक्ट पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं उसमें 3-4 पॉइंट लिख के इस एक्ट को खत्म कर देते हैं 1793। और ये एक्ट सबसे ज्यादा ही माना जाता है, सूचक एक्ट माना जाता है, सबसे बड़ा एक्ट माना जाता है इसको। ये काफी इंपॉर्टेंट है 1793 का एक्ट। अगर इसको सेपरेट एक ही पढ़ाओ तो काफी बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। तो मैंने क्या बोला इस पॉइंट में कि कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए व्यक्तियों और कर्मचारियों को लाइसेंस देने का अधिकार मिल गया था। अब ये अधिकार मिला, इसे क्या बोला गया? विशेषाधिकार बोला गया। क्या बोला गया? कंपनी का विशेषाधिकार इसको बोला गया, या इसको देश व्यापार भी बोला गया था। क्या बोला गया? देश व्यापार भी इसको बोला गया और इसे विशेषाधिकार भी बोला गया था। और लास्ट पॉइंट इसमें ये लिखोगे, एक पॉइंट इसमें ये लिखोगे दोस्तों कि इस एक्ट को ब्रिटिश सरकार का विस्तारवादी सूचक एक्ट कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है पेपर में। इस एक्ट को ब्रिटिश सरकार का विस्तारवादी सूचक एक्ट कहा जाता है। विस्तारवादी सूचक एक्ट कहा जाता है, लिखोगे इस पॉइंट को। इस एक्ट को ब्रिटिश सरकार का विस्तारवादी सूचक एक्ट कहा जाता है। इसके तहत कंपनी अब भारतीयों के व्यक्तिगत अधिकारों और संपत्ति को नियंत्रित करना शुरू कर दी थी। देखोगे इसमें क्या हुआ कि इतनी ज्यादा छूट मिल गई थी कंपनी को, इतने ज्यादा अधिकार थे कंपनी को कि वो भारतीयों की जो संपत्ति थी उनको नियंत्रित करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने इस वाले एक्ट के तहत। ये कंपनी पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत ब्रिटिश कंपनी ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों की संपत्तियों को और उनके व्यापारिक अधिकारों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। तो आंसर दोगे आप 1793। एक लास्ट पॉइंट इसमें ये लिख देना कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को इस एक्ट के तहत बढ़ा दिया गया। एक पॉइंट ये लिख देना लास्ट में कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को इस एक्ट के तहत बढ़ा दिया गया था। तो मेरे ख्याल से इस एक्ट में काफी सारी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से पढ़नी चाहिए आपको। मेरा तो यही मानना है, आप किस तरीके से पढ़ते हो वो आप जानो। क्या 2 पॉइंट से ही एक्ट खत्म हो जाता है? मुझे नहीं लगता है, शायद इसमें काफी ज्यादा कुछ है। वो आपको आज समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या इसके अंदर बताया है। तो मेरे ख्याल से सारी चीजों को इसमें पढ़ोगे अच्छे से। और मैं आज सिर्फ यही एक्ट करा रहा हूँ, इसमें एक ही एक्ट करा रहा हूँ और ज्यादा मैं कुछ नहीं करा रहा इसमें। तो चलो दूसरा एक्ट में अगली क्लासेस में कराऊंगा जिसमें 1813 का चार्टर एक्ट होगा, और 2 एक्ट पढ़ाऊंगा उसमें 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का एक्ट चार्टर एक्ट। 2 एक्ट पढ़ाएंगे। फिर इसमें थोड़ा कुछ समझ में आया या नहीं आया, कुछ स्पेशल चीजें मिली या नहीं मिली। चलो लेता हूं मेरे तरफ से टाटा बाय बाय, टेक केयर।